नमस्कार मित्रों, आज आपका पुनः फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल के क्लास में हमने पढ़ा था संविधान एक सामान्य परिचय। संविधान का बहुत सामान्य परिचय हम लोग जान चुके थे कि संविधान को पहली बार कहाँ लिखा गया था, संविधान की उत्पत्ति का स्रोत क्या था, विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का प्रथम, विश्व का अंतिम, ऐसे कई सारे प्रश्नों पर हम लोगों ने कल की वीडियो में चर्चा की थी। अगर आप में से किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कल का एक वीडियो है संविधान का एक सामान्य परिचय, आप लोग उसे भी देख लीजिए ताकि आप लोग फर्स्ट प्रथम कक्षा से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और आज की दूसरी कक्षा है और इस दूसरी कक्षा में हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे आज प्रमुख अनुसूचियाँ। कल हम लोगों ने बातचीत की थी कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ है। तो आज दरअसल हम लोग जो टॉपिक लिया है हमने उसका नाम है भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। बच्चों, आप किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम दीजिए, संविधान अगर आपके सिलेबस में है तो अनुसूचियाँ निश्चित रूप से आपके सिलेबस में अपेक्षित होती है। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ आप लोगों को पता होना चाहिए और मैं बहुत बढ़िया और आसान और शानदार तरीके से आप लोगों को आज पूरी की पूरी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ाऊँगा और आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों जीवन में सदैव भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ आप लोगों के काम आएगी। आप इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। हम लोग इन्हें समझने का प्रयास करेंगे, इन्हें समझेंगे, रटेंगे नहीं। तो देखो, भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों में सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न कौन सा है? तो बच्चों, दरअसल आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुसूचियों का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ये कई बार कई सारे जो बच्चे हैं इस प्रश्न को गलती करके आते हैं। मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे, मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अब आप लोग फिर से समझ गए होंगे कि मूलतः संविधान क्या होता है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था मूलतः संविधान से अभिप्राय क्या होगा कि 26 जनवरी 1950 के दिन वाला संविधान। बच्चों, 26 जनवरी 1950 के दिन जब संविधान को लागू किया गया था उस दिन हमारे संविधान में जो अनुसूचियाँ जो शेड्यूल थे उनकी संख्याएं कितनी थी? 8 थी। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ हैं। मैंने कहा था आप लोग ध्यान से देखेंगे, थी और हैं में उत्तर में परिवर्तन हो जाएगा। तो मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। अब हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं तो वर्तमान समय की बात करते हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में बच्चों कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में बच्चों 12 अनुसूचियाँ हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि इन अनुसूचियों का निर्माण कैसे हुआ। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा 3 जून 1947 के दिन एक योजना जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश में एक विधेयक लागू किया गया था जिसका नाम था भारत स्वतंत्रता विधेयक। भारत स्वतंत्रता विधेयक 1947 के तहत हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के समय हमारे देश में कुल रियासतों की संख्या 565 थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। स्वतंत्रता के समय हमारे देश में कुल रियासतों की संख्या कितनी थी बच्चों? तो स्वतंत्रता के समय हमारे देश में कुल रियासतों की संख्या थी 565। बहुत बढ़िया परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा रखा गया है कि हमारे देश में स्वतंत्रता के समय कुल रियासतें कितनी थी। तो आप लोग अच्छे से आंसर दे देंगे कि स्वतंत्रता के समय 565 रियासतें थी। भारत स्वतंत्रता विधेयक में निम्न बिंदुओं पर बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान दिया गया। सभी लोगों ने इसका अध्ययन किया। रियासतों के जितने भी राजा थे सभी ने स्वतंत्रता विधेयक को पढ़ा और पढ़ करके उसका अनुकरण भी किया। पहला जो उसमें जो विधेयक में पहला नियम जो लिख रखा था वो ये था कि आज से ही हम भारत को स्वतंत्र करते हैं।
भारत की कोई भी रियासत, इन 565 रियासतों में से भारत की कोई भी रियासत स्वतंत्र रहना चाहे रह सकती है। नंबर 2, कोई भी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहे मिल सकती है और कोई भी रियासत भारत संघ में मिलना चाहे मिल सकती है। ऐसी स्थिति में इन 565 रियासतों का विभाजन होने लगा, अखंड भारत खंड खंड टुकड़ों में बंटने लगा। इसे देखते हुए भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी हुए हैं, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं कि इन 565 रियासतों का एकीकरण करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन 565 रियासतों को एक करने का कार्य करते हैं। सरदार पटेल इन 565 रियासतों के राजाओं के पास गए और 565 राजाओं के पास जाकर के उन्होंने इन सभी को भारत संघ में मिलने के लिए आमंत्रित किया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि देश को एक करने का कार्य, एकीकरण का जो कार्य किया है वह किसने किया है? सरदार पटेल ने। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि सरदार पटेल का जो सहयोग किया था वह किया था वीपी मेनन ने। दरअसल वीपी मेनन किस पद पर थे ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। वीपी मेनन रियासती विभाग के सचिव थे। वीपी मेनन क्या थे बच्चों? रियासती विभाग के सचिव थे। और इन रियासती विभाग के सचिव के साथ मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 565 रियासतों का एकीकरण किया। इसीलिए देश को एक किया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर को, आप लोग ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है ये भी आपके लिए कि एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किसके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने देश को एक करने का कार्य किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, इन 565 रियासतों को मिलाने लगे, तो राजाओं ने कहा कि रियासतों से हमारे आय की प्राप्ति होती है, रियासतों से हमारा खर्चा चलता है, रियासतों से सब कुछ हम लोगों को पैसे प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम हमारी रियासतों को आपके संघ में कैसे मिलाएं? तो ये गृह मंत्री थे और इन्होंने उनको आश्वासन दिया कि आप लोग वर्ष में जितने पैसे टैक्स के रूप में, कर के रूप में लेते हैं, उतने ही पैसे आप लोगों को सरकार देगी। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है बच्चों कि रियासतों के राजाओं को दी जाने वाली वार्षिक पगार क्या कहलाती थी? इन्होंने अपनी रियासतें भारत संघ में मिलाई और सरकार ने इनके लिए वार्षिक पेंशन, वार्षिक भत्ता देना प्रारंभ कर दिया। और यहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बढ़िया प्रश्न हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, देशी रियासतों के राजाओं को दी जाने वाली वार्षिक पगार क्या कहलाती थी? प्रीविपर्स कहलाती थी। तो देशी रियासतों के राजाओं को वर्ष में एक बार पूरे पेंशन के रूप में, भत्ते के रूप में पैसे दिए जाने लगे, जिन्हें क्या कहते थे? प्रीविपर्स कहते थे। साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 565 रियासतों को मिला करके, और यहीं से हमारी अनुसूचियां प्रारंभ होती है बच्चों। अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची 1 में इन्होंने क्या किया कि इन 565 रियासतों को मिला करके एक संघ बना दिया, संघ। और इस संघ को किस में बांट दिया बच्चों? राज्य में बांट दिया। तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख कर रखा है। आप लोगों से पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में क्या वर्णित है, तो भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में संघ व राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। दरअसल हम देख लेते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र बनाए, ये रियासतें मिलाए, तो एकीकरण के माध्यम से कितनी रियासतों को हमारे देश में मिलाया गया, कितनी रियासतों का एकीकरण किया गया? तो 565 रियासतों में से बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, 562 रियासतों का एकीकरण किया गया। ध्यान रखेंगे आप, कितनी रियासतों का एकीकरण किया गया था? 562 रियासतों का एकीकरण किया गया था।
फिर 3 रियासतों को किस प्रकार भारत संघ में मिलाया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नंबर 1 जम्मू कश्मीर रियासत। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के माध्यम से, किसके माध्यम से बच्चों? विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के माध्यम से भारत संघ में मिलाया गया। नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखेंगे जूनागढ़, और इस जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा, किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। और नंबर 3 आप लोग ध्यान रखेंगे हैदराबाद रियासत, और इस हैदराबाद रियासत को सैन्य अभियान के द्वारा भारत में मिलाया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि निम्न में से वह कौन सी 3 रियासतें हैं जिनको एकीकरण के माध्यम से भारत संघ में नहीं मिलाया गया? तो ऐसी 3 रियासतें हैं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, जिनको एकीकरण के माध्यम से भारत में नहीं मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को किसके माध्यम से मिलाया? विलय पत्र, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और हैदराबाद को सैन्य अभियान के द्वारा। ऐसे इनको मिला करके भारत के अंदर प्रारंभ में कितने राज्य बनाए? प्रारंभ में 14 राज्यों का निर्माण किया, 14 राज्य बनाए। और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए? 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तो देखो बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे, कई सारी जगह आपको यहाँ पर 6 दे रखा होगा, जो दरअसल गलत है, क्योंकि 6 जो राज्य आता है 1951 में आता है, जबकि संविधान के मूलतः संविधान के अंतर्गत 14 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। वर्तमान में अगर हम बातचीत करते हैं तो वर्तमान में कितने राज्य हैं बच्चों? वर्तमान में 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रारंभ में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में किसका उल्लेख कर रखा है? भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख कर रखा है। आप लोग इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि इन 565 रियासतों को मिला करके एक क्या बना दिया? संघ व राज्य क्षेत्रों में उनको बांट दिया गया, एक संघ बना दिया और उसे राज्यों में बांट दिया। अब हम बच्चों बात करते हैं भारतीय संविधान की शेड्यूल नंबर 2, भारतीय संविधान की अनुसूची 2। भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में दरअसल हम देख लेते हैं क्या प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने जो संघ और राज्य क्षेत्र बनाया, इसमें काम करने वाले कुछ व्यक्ति भी लगाए। दरअसल मैं एक आपको कहानी सुना रहा हूँ कि भारत में 565 रियासतें थी। इन 565 रियासतों को मिलाकर के संघ और राज्य क्षेत्र बना दिया, और इन संघ और राज्य क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को कोई भी फोकट में काम नहीं करेगा। काम करने के लिए उसे किसकी आवश्यकता होगी बच्चों? पैसों की आवश्यकता होगी। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 शेड्यूल 2 में वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान कर रखा है। दरअसल आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत के समस्त पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में कर रखा है? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में समस्त पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पुनः आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुसूची 1 में क्या किया कि 565 रियासतों को मिला करके संघ और राज्यों में बांट दिया। अनुसूची 2 में संघ और राज्य क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को क्या दिया गया? वेतन, भत्ते और पेंशन दिए गए। बच्चों, अब हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान की शेड्यूल 3 की, भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 की। तो अनुसूची 3 में क्या है जरा आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले इन्होंने 565 रियासतों को मिला करके क्या किया? संघ और राज्य बना दिया, और संघ और राज्य में काम करने वाले व्यक्तियों को क्या दे दिए? वेतन, भत्ते, पेंशन दे दिए। बच्चों, कोई भी जॉब या नौकरी लगने के बाद आप लोगों को पता होगा कैसे काम करते हैं। तो इस स्थिति में हमारे देश के भारत के लोग हैं, और भारत के लोग ने ठीक से कार्य नहीं किया। इनको चेक करने के लिए वापस से
सरदार पटेल आते हैं तो सरदार पटेल क्या करते हैं कि इनको इनकी शपथ याद दिलाते हैं कि जब आपने काम करना स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले आप लोगों ने एक शपथ ली थी, तो आपको आपकी शपथ का पता है या नहीं है। और यहीं से भारतीय संविधान की अनुसूची 3 निकल करके आती है कि भारत के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है। आप लोग ध्यान रखेंगे अनुसूची 1 में क्या है, 565 रियासतों को मिला करके संघ और राज्य बना दिया। अनुसूची 2 में क्या है बच्चों, उनमें काम करने वाले व्यक्तियों को वेतन भत्ते पेंशन दिए गए। अनुसूची 3 में क्या है, ठीक से काम नहीं किया तो क्या याद दिलाए, शपथ याद दिलाए। तो भारत के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 3 में है। जरा हम देख लेते हैं शपथ कितने प्रकार की होती है बच्चों। शपथ 2 प्रकार की होती है, पद की शपथ और दूसरी शपथ जो होगी बच्चों वो होगी गोपनीयता की शपथ। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। शपथ कितनी प्रकार की होती है, शपथ 2 प्रकार की होती है, एक पद की शपथ और एक गोपनीयता की शपथ। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं और यहाँ से एक बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के सामने बनकर के आएगा कि निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। आप किसी भी बुक के अंदर अगर अनुसूची 3 पढ़ेंगे बच्चों तो आपको ऐसा दे रखा होगा कि भारत के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है, लेकिन इसमें 3 पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान नहीं है। 3 भारत के सबसे बड़े बड़े पद हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में वर्णित नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा भी ली जाने वाली शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। और दरअसल आप लोग ध्यान रखेंगे राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा भी ली जाने वाली शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता है। इस प्रकार के भी प्रश्न परीक्षाओं में आ रखे हैं और नेक्स्ट भी संभावित प्रश्न जरूर आ सकता है कि अनुसूची 3 में किन पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लोग जान गए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। फिर इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान कहाँ है, तो बच्चों इनसे संबंधित अनुच्छेदों के अंदर ही है। जब मैं आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ाऊंगा तब इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित अनुच्छेद भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक बार पुनः आप लोग रिवाइज कर लेंगे। इन 565 रियासतों को मिला करके क्या बना दिया बच्चों, अनुसूची 1 में संघ और राज्य। अनुसूची 2 में काम करने वाले व्यक्तियों को क्या दिए गए, वेतन भत्ते पेंशन। ठीक से काम नहीं किया तो अनुसूची 3 में क्या याद दिलाए, शपथ। अनुसूची नंबर 4 भारतीय संविधान का शेड्यूल 4 हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अनुसूची 4 में राज्यसभा से, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुसूची 4 में राज्यसभा से निर्वाचित, ध्यान रखेंगे मनोनीत नहीं, निर्वाचित, राज्यसभा से निर्वाचित होने वाले सदस्यों का प्रावधान है। राज्यसभा से निर्वाचित होने वाले सदस्यों का प्रावधान है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो सारी रियासतों को मिलाकर के अनुसूची 1 में संघ और राज्य बना दिया। अनुसूची 2 में काम करने वाले व्यक्तियों को वेतन भत्ते पेंशन दिए गए और अनुसूची 3 में ठीक से काम नहीं किया तो उनको शपथ याद दिलाए। अनुसूची 4 में आप कैसे ध्यान रखेंगे, काम करने वाले व्यक्ति कम पड़ गए तो कहाँ से ले लिए, राज्यसभा से ले लिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनुसूची 4 में राज्यसभा से निर्वाचित होने वाले सदस्यों का प्रावधान है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 5 की। तो अनुसूची 5 में क्या है, जरा ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सरदार पटेल हैं, साथ में आप लोगों को पता होगा हमारे भारतीय संविधान के जनक, पितामह, आधुनिक भारत के मनु डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब इन्हें देखा तो उन्हें पता चला कि यार इनमें काम करने वाले व्यक्तियों में ST और SC के व्यक्ति नहीं आए, तो इन्होंने अनुसूची 5 में ST और SC के व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिया। आप लोग ध्यान रखेंगे अनुसूची 5 ST शेड्यूल ट्राइब्स एंड SC शेड्यूल कास्ट, भारत के समस्त संपूर्ण भारत की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख कर रखा है। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, नियंत्रण व
प्रशासन का उल्लेख कर रखा है। नियंत्रण व प्रशासन का प्रावधान है, जरा ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में क्या लिखा हुआ है बच्चों? संपूर्ण भारत की, समस्त भारत की अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के नियंत्रण व प्रशासन का उल्लेख है। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। अनुसूची 5 की अगर हम बातचीत करते हैं तो देखो आप लोग ध्यान रखेंगे, हम इस 5 को कैसे लिखते हैं? एस के जैसे। 5 का आकार कैसे होता है बच्चों? एस के जैसे। तो 5 से ऐसे आप ध्यान रख लेंगे, ST/SC, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, संपूर्ण भारत की अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के नियंत्रण व प्रशासन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में कर रखा है? 5वीं अनुसूची में कर रखा है। दरअसल बच्चों हम आगे बढ़कर के बातचीत करते हैं तो भारतीय संविधान की अनुसूची शेड्यूल 6 की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तब वापस से पुनः इन्होंने देखा कि यार संपूर्ण भारत के ST/SC में बाकी सब लोग आ चुके हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य नहीं आए। तो अनुसूची 6 में आप लोग ध्यान रखेंगे, जरा मैं ऊपर लिख देता हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा। एक बार पुनः आप लोग 5 अनुसूचियों को कैसे याद करेंगे? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इसी हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पूरी की पूरी अनुसूचियां याद होगी। 5 अनुसूचियों को कैसे याद करेंगे? 565 रियासतों को मिलाकर के संघ राज्य बना दिया। काम करने वाले व्यक्तियों को वेतन भत्ते पेंशन दिए गए। ठीक से काम नहीं किया तो क्या याद दिलाए? शपथ याद दिलाए। काम करने वाले कम पड़ गए तो कहाँ से ले लिए? राज्यसभा से ले लिए। और अनुसूची 5 में 5 को कैसे लिखते हैं? एस के जैसे। तो ST/SC के नियंत्रण व प्रशासन का उल्लेख है। अब हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 6 की, कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में क्या लिखा हुआ है। तो जरा हम लोग देख लेते हैं। देखो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में जो ST और SC का वर्णन था ये संपूर्ण भारत के ST/SC थी, लेकिन जब हम बातचीत करते अनुसूची नंबर 6 की तो अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की ST/SC, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के ST/SC के नियंत्रण व प्रशासन का उल्लेख कर रखा है। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो 4 राज्य आप लोग ध्यान रखेंगे, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो बच्चों आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से अनुसूची 6 में सम्मिलित राज्य हैं या निम्न में से अनुसूची 6 में सम्मिलित राज्य नहीं है। तो अनुसूची 6 में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम की ST/SC के नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख कर रखा है। जरा हम देख लेते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। तो MMTA, मैसेजिंग भाषा में शब्द बनता है हमारा ममता, MMTA। M से मेघालय, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा, A से असम। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की ST/SC के नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख कर रखा है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं अनुसूची नंबर 7 की। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे अनुसूची नंबर 7 में क्या कर रखा है। अनुसूची नंबर 7 को समझने से पहले आप लोग ऐसा देखेंगे कि एक पिताजी थे। मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। और पिताजी का जो नाम था वो था संसद। और संसद बाप के 2 बेटे, एक बेटे का नाम राज्यसभा, एक बेटे का नाम लोकसभा। एक दिन पिताजी को कहीं बाहर जाना था, तो पिताजी बाहर जाने से पहले अपने दोनों बेटों से कह के गए कि बेटा आप लोग है ना जो जानवरों को पानी, चारा इत्यादि जो भी इनको खाना पीने का सामान हो आप लोग डाल देना। ऐसा कहकर के पिताजी चले गए। जाने के बाद होता क्या है बच्चों की बड़ा भाई सोचता है कि छोटा भाई कर लेगा और छोटा भाई सोचता है कि बड़ा भाई कर लेगा। ऐसी स्थिति में वो काम नहीं कर पाते, जानवरों को पानी चारा इत्यादि नहीं दे पाते हैं और दोनों बच्चे नहीं आते हैं। उससे पहले संसद पिताजी वापस आ गए। आते उन्होंने देखा कि यार इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो उनको मीटिंग बुलाई और उनके कार्यों का विभाजन कर दिया कि आज से पानी आप पिलाओगे, इसका चारा आप डालोगे, इसको धोने का कार्य आप करोगे। ठीक वैसा ही हमारे यहाँ पर हुआ कि संघ और राज्य हम लोगों ने जो बनाया था उसमें से उत्तरदायित्व नहीं निभाते थे लोग। वो सोचते थे कि वो काम कर लेंगे, वो सोचते थे कि वो काम कर लेंगे, राज्य सोचते थे कि संघ काम कर लेगा और संघ सोचता था कि राज्य काम कर लेंगे। तो इस स्थिति को देख करके अनुसूची 7 में इन्होंने क्या कर दिया, संघ और राज्यों के मध्य, संघ व
राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया। संघ व राज्यों के मध्य इन्होंने क्या किया बच्चों, शक्तियों का विभाजन कर दिया। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में किसका उल्लेख है, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे आप, अनुसूची 7 के तहत भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां चलाई गई। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है ये भी। सबसे पहले देखो बच्चों, आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया है संघ और राज्यों के मध्य, ये शक्तियों का विभाजन सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो 1919 के अधिनियम में सबसे पहले शक्तियों का विभाजन किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अनुसूची 7 में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसके तहत कितने प्रकार की सूचियां चलाई गई है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसके तहत 3 प्रकार की सूचियां चलाई गई है। एक सूची का नाम है संघ सूची, नेक्स्ट दूसरी सूची का नाम है राज्य सूची, और तीसरी सूची का नाम है बच्चों समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की सूचियां हैं, आप लोग समझ गए होंगे, 3 प्रकार की सूचियां हैं। संघ सूची, बच्चों संघ सूची पर नियम कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का होता है। राज्य सूची पर नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, और समवर्ती सूची पर नियम कानून बनाने का अधिकार बच्चों दोनों सरकारों के पास होता है, संघ सरकार के पास भी और राज्य सरकार के पास भी। लेकिन किसी भी विषय पर अगर विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय जो माना जाएगा समवर्ती सूची में वह संघ सरकार का माना जाएगा। जरा हम लोग देख लेते हैं, संघ सूची में पहले जो विषय थे, पहले 97 विषय थे, वर्तमान में इनमें 100 विषय हैं, कई जगह पर हमको 99 भी लिखा हुआ मिलता है। राज्य सूची में पहले 68 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। समवर्ती सूची में पूर्व में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय। इनमें समवर्ती सूची बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इस अच्छे से ध्यान रखेंगे कि समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करते थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। देखो 5 नए विषय कब जोड़े गए, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में 5 नए विषय जोड़े गए। 5 नए विषय कौन से जोड़े गए बच्चों, ये मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से 1 मिनट का जो मेरा वीडियो आता है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनुसूची 7 में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर रखा है। अब संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो गया, तो एक बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, जब संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो गया, ऐसी स्थिति में सभी को अपना काम खुद को करना होगा। तो राजस्थान के व्यक्ति से को बिहार के व्यक्ति से काम पड़ता है। अब राजस्थान का व्यक्ति जो बोलता है वो बिहार का व्यक्ति समझता नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कैसे काम किया जाए, तो तुरंत भारत सरकार ने रोल लिया और एक नई अनुसूची जो भारतीय संविधान के अंदर ऐड कर दी गई, भारतीय संविधान की अनुसूची शेड्यूल 8। और भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार द्वारा, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से आप लोगों से पूछे जाएंगे, मैं इसे इम्पोर्टेंट कर देता हूँ, सभी बच्चे आप लोग बहुत अच्छे से इसे पढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 8 में क्या है बच्चों, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। बहुत बढ़िया जानकारी आप लोगों की हो सकती है, उल्लेख है। देखो अब निश्चित भाषाएं यहाँ पर कर दी गई, तो अनुसूची 8 भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से आप लोगों से काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं कि मूलतः संविधान, देखो बार बार सबसे पहले वीडियो की पहली बात आप लोगों के कितने काम आ रही हैं, आप लोग समझ गए होंगे। जिन्होंने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, दरअसल आप लोग वो पहला वीडियो आप लोग पहले देखेंगे ताकि आप लोग समझते जाएंगे कि मूलतः संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे मूलतः संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, क्योंकि मूलतः संविधान में राज्य भी कितने बनाए गए थे बच्चों, 14 राज्य बनाए गए थे। तो मूलतः संविधान में जो भाषाएं होगी वो भी कितनी होगी, 14 होगी। लेकिन फिर से आप लोग ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो भारतीय संविधान के द्वारा
8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुल भाषाओं की संख्या वर्तमान में है 22। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान में 14 भाषाएं थी, जबकि आज की अगर हम बातचीत करते हैं तो वर्तमान समय में संविधान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये कब कब जोड़ी गई और कैसे जोड़ी गई। बहुत बढ़िया और अच्छी जानकारी आप लोगों के पास हो सकती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा के रूप में भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंधी भाषा को मान्यता कब दी गई या मान्यता प्राप्त कब हुई, या आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय संविधान में 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई। तो भारतीय संविधान में 15वीं भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई है बच्चों, और ये 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। तो देखो शॉर्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, न से न, म और क। तो आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय संविधान में 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में नमक लगाया गया। ने का मतलब नेपाली, म का मतलब मणिपुरी, के का मतलब कोंकणी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 91वां संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट किया गया था वो 2003 में कर दिया गया था, लेकिन इसके प्रावधान कब जोड़े गए? 2004 में। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 2004 में बोडो भाषा का नाम है डोगरी, मैथिली और संताली, और इस प्रकार वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई बच्चों? 22 भाषाएं हो गई। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या होती है 22। आप जरा ध्यान रख लेंगे, इनको कैसे याद रखेंगे? तो बो से आप लोग ध्यान रखेंगे बू, और मे से आप लोग ध्यान रख लेंगे मो, और स से आप लोग ध्यान रख लेंगे सी, और हमारे पास आता है शब्द बूढ़ी मौसी। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 2004 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बूढ़ी मौसी को बिठा दिया गया। तो ब से बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली और स से संताली आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों की मूलतः संविधान के 8 अनुसूचियाँ समाप्त होती है, क्योंकि भारतीय संविधान के मूलतः संविधान की हम बातचीत करते हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन वाले संविधान की अगर बच्चों हम बातचीत करते हैं तो 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां थी। मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और आप लोगों ने कितनी अनुसूचियां पढ़ ली बच्चों? 8। एक बार पुनः मैं 8 अनुसूचियों को रिवाइज करवा रहा हूं, आप सभी लोग कैसे ध्यान रखेंगे। फिर हम शेष बच्ची 4 अनुसूचियों को भी पढ़ रहे हैं बहुत शानदार ट्रिक के साथ। आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो जिससे आप लोग 12 की 12 अनुसूचियां देख लेंगे। देखो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमने 565 रियासतों को मिलाकर के क्या बना दिया? संघ और राज्य। काम करने वाले व्यक्तियों को क्या दिए बच्चे? वेतन, भत्ते, पेंशन। ठीक से काम नहीं किया तो नंबर 3 पर क्या याद दिलाए? शपथ। कम पड़ गए तो नंबर 4 पे कहाँ से ले लिए? राज्यसभा से। अनुसूची 5 को कैसे लिखते हैं? एस के जैसे। तो 5 में क्या हो गया? ST SC। अनुसूची 6 में भी क्या है? पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की ST SC। और अनुसूची 8 में क्या है?
अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में आपको पता होगा शक्तियों का विभाजन। और अनुसूची 8 में क्या है बच्चों? भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख कर रखा है। कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी भाषाएं हैं? 22। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो संविधान संशोधन के तहत जो भाषाएं जोड़ी थी आप लोग देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। अब भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची की हम बातचीत करते हैं बच्चों, तो देखो मूलतः संविधान में तो 8 ही थी। 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? संविधान का संशोधन करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। तो हम लोग बातचीत करते हैं भारतीय संविधान का शेड्यूल नंबर 9 अनुसूची 9। और अनुसूची 9 में क्या लिखा हुआ है जरा हम देख लेते हैं। इससे पहले हम ये देखेंगे कि अनुसूची 9 कब जोड़ी गई। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्रथम संविधान संशोधन। संविधान को लागू करने के बाद जब पहली बार संविधान का संशोधन किया गया वह कब किया गया था? 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। भारतीय संविधान के अनुसूची 9 में 1951 के तहत भूमि अधिग्रहण व भूमि सुधार नियमों का उल्लेख किया गया है। भूमि अधिग्रहण व भूमि सुधार नियमों का उल्लेख कर रखा है। तो भूमि अधिग्रहण व भूमि सुधार नियमों का जो उल्लेख कर रखा है कौन सी अनुसूची में कर रखा है? 9वीं अनुसूची में कर रखा है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। जरा आप लोग फिर ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची वाद योग्य नहीं है। तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची वाद योग्य नहीं है। इसके प्रावधानों को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते। अगर सरकार किसी भी जमीन को अवाप्त कर लेती है तो उसके खिलाफ आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। आप केवल मुआवजे की मांग कर सकते हैं। किसी भी जमीन को सरकार किसी भी वक्त अवाप्त कर सकती है एवं भूमि की किस्म में ही परिवर्तन कर सकती है। इस बात का उल्लेख कहां पर लिख रखा है? भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में। ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये वाद योग्य नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक वीक पॉइंट आप लोगों को बताता हूं कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन कर दिया, जबकि भारत में प्रथम जो आम चुनाव होते हैं वो कब होते हैं? 1952 में होते हैं। तो हमारे यहाँ सरकारें अस्तित्व में 1952 के बाद आती हैं। तो फिर ये 1951 में संविधान संशोधन किसने कर दिया? तो जरा बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में जो संविधान का निर्माण किया था वह किया था एक संविधान सभा के द्वारा। और भारत में संविधान सभा ने 2 रूपों में कार्य किया है। संविधान सभा एक काम तो करती थी संविधान का निर्माण, संविधान निर्माण, और संविधान सभा दूसरा काम करती थी विधायिका का कार्य करती थी। जब भी संविधान सभा संविधान का निर्माण करती तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष हुए हैं। और जब भी ये विधायिका का कार्य करते तब इनकी जो अध्यक्षता की है वह हमारे, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष हुए हैं, जो स्पीकर हुए हैं वो हुए हैं डॉक्टर गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जब भी संविधान सभा विधायिका का कार्य करती तब इसकी अध्यक्षता कौन करती? गणेश वासुदेव जी किया करते थे। और जब भी संविधान का निर्माण करती तो इसकी अध्यक्षता कौन किया करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं। तो ये जो प्रथम संविधान संशोधन किया, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो किसके द्वारा जोड़ी गई बच्चों? ये संविधान सभा के द्वारा ही जोड़ दी गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई? संविधान सभा के द्वारा जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थी हमारे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई है। ध्यान रखेंगे
रखेंगे प्रथम संविधान संशोधन संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा ने 2 रूपों में कार्य किया, संविधान निर्माण और विधायिका। जब भी संविधान का निर्माण करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किया करते थे, और जब भी ये विधायिका का कार्य करती थी संविधान सभा, गणेश वासुदेव जी मावलंकर जो इसकी अध्यक्षता किया करते थे। ये प्रथम लोकसभा स्पीकर भी हुए हैं गणेश वासुदेव जी, हाउस ऑफ द पीपुल। आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकसभा का जो प्राचीन नाम था हाउस ऑफ द पीपुल, इसका जो अध्यक्षता की है गणेश वासुदेव जी ने, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी हुए हैं। अब हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान का शेड्यूल नंबर 10 अनुसूची 10 में क्या उल्लेखित है, जरा हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में दल बदल से संबंधित नियमों का उल्लेख कर रखा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में दल बदल, अभी 2nd ग्रेड की परीक्षाएं, इसके अलावा शारीरिक शिक्षकों की परीक्षाओं में 10वीं अनुसूची पूछी गई थी कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जरा आप लोग ध्यान रखेंगे कि दल बदल से प्रावधान जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो अलग से प्रमुख राजनीतिक दल हमारे सिलेबस में हुआ करते हैं। मैंने फर्स्ट ग्रेड की क्लास में आकर के भी ये आप लोगों को पढ़ाया था। जो भी बच्चों ने फर्स्ट ग्रेड में मेरे से राजनीतिक दल पढ़े थे तो वहाँ मैंने काफ़ी अच्छे से इनकी चर्चाएं की थी। अभी मैं आपको केवल अनुसूचियों के अंदर बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया नॉलेज। आप लोग ध्यान रखेंगे कि दल बदल से संबंधित सभी निर्णय कौन लेंगे। तो देखो, हमारी रियासतों को संघों और राज्यों में बांट दिया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि संघ में दल बदल से संबंधित नियमों का जो निर्णय लेंगे, दल बदल से संबंधित जो डिसीजन लेंगे वो लेंगे लोकसभा अध्यक्ष, और राज्य में दल बदल से संबंधित जो निर्णय लेंगे वो कौन लेंगे बच्चों, विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 11 की। देखो, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं। और अनुसूची 11 शेड्यूल 11 की अगर हम बातचीत करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है जरा आप लोग देख लेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को, किन्हें बच्चों, पंचायती राज, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर हो सकता है। पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक मान्यता दी गई है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप। पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है, पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक मान्यता दी गई है। लेकिन ये कब जोड़ी गई, जरा आप लोग ये भी ध्यान रख लेंगे। तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था बच्चों, 1992 में। लेकिन प्रावधान कब लागू किए गए थे, 1993 में। तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा इसमें पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। जरा हम देख लेते पंचायती राज संस्थाएं। 1952 के अंतर्गत 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास योजना का एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था। इन्हीं सामुदायिक विकास योजनाओं का अध्ययन करने के लिए कि ये जैसे हमने लागू किए, ये जो धरातल पर जाकर के सही रूप से लागू हो रही है या नहीं हो रही है, इनकी जांच करने के लिए एक बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई। और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं, ये अच्छे से लागू नहीं हो रही है, हमारे सारे लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि नहीं, हमने इनका क्या कर देना चाहिए, विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। तो देखो, इनका विकेंद्रीकरण करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 के दिन हमारे राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव के अंतर्गत सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की थी। हमारे राजस्थान में प्रथम बार 1960 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए। 1960 से 1970 का दशक पंचायतों का शून्यकाल कहलाता है। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि
राजीव गांधी का काल पंचायतों का स्वर्ण काल कहलाता था। इसके बाद राजीव गांधी 64वां और 65वां संविधान संशोधन लेकर के आ रहे थे, जो लोकसभा में तो पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। इसी 64वें संविधान संशोधन को, इसी 65वें संविधान संशोधन को पुनः नरसिम्हा राव की सरकार लेकर के आती है और इसे वापस से संशोधित करके 73वें संविधान संशोधन के नाम से इन्होंने 1992 में पारित कर दिया और 1992 में पारित करके इन्होंने भारतीय संविधान में जो 11वीं अनुसूची जोड़ दी और इसमें इन पंचायतों को वैधानिक मान्यताएं, संवैधानिक मान्यताएं दे दी गई। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इन्हें कार्य करने के लिए, पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय भी प्रदान किए गए। पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय भी प्रदान किए, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि पंचायतों का जो मुख्य कार्य होता है, पंचायतों का मुख्य कार्य जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीयन करना होता है बच्चों। जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीयन करना पंचायतों का मुख्य कार्य होता है। ध्यान रखेंगे। मैं नेक्स्ट आपको पुनः वापस से लाइव आकर के 11वीं अनुसूची के सारे प्रावधान पंचायती राज जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब इसके मैं और डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि 11वीं अनुसूची कब लागू की गई। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 11वीं अनुसूची संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू की गई और 24 अप्रैल 1993 को 11वीं अनुसूची लागू की गई। इसीलिए 24 अप्रैल के दिन प्रतिवर्ष भारत में पंचायती दिवस मनाया जाता है। जैसा कि अभी आप लोगों को पता हो, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने मनाया है पंचायती दिवस। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान जी नरेंद्र जी मोदी जी ने भी इसकी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं दी थी। तो 24 अप्रैल के दिन ये संशोधित अधिनियम लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल की तिथि को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर एक और पूछा गया है कि पंचायती राज संशोधित अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया था। तो ये राजस्थान में बच्चों ठीक एक दिन पहले 23 अप्रैल और ठीक एक वर्ष बाद 1994 राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 के दिन ये जो लागू किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज संशोधित अधिनियम कब लागू किया गया था। राजस्थान के अंतर्गत 23 अप्रैल 1994 को, जबकि संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 के दिन। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान की अंतिम अनुसूची। तो भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो है स्थानीय निकायों से संबंधित। पंचायतों के साथ साथ, देखो आप लोग ध्यान रखेंगे, पंचायती राज के साथ साथ स्थानीय निकायों का भी यहाँ पर उल्लेख कर रखा है। और भारतीय संविधान की अनुसूची 12 जो जोड़ी गई है, ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 में ही जोड़ी गई है। साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत स्थानीय निकायों को, स्थानीय निकाय आप लोग समझ गए होंगे, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद हैं, ये सब स्थानीय निकाय है। तो स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता, और स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता किस में प्रावधान की गई है? 12वीं अनुसूची में। ये कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इन्हें कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए बच्चों? 18 विषय दिए गए थे। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनका भी मुख्य कार्य जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीयन करना है। जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीयन करना। तो बच्चों आप लोगों की हुई ये भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ जरूर आप लोगों के समझ में आई होगी। मैं आप लोगों से फिर कहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को पुनः एक बार सारा अच्छे से देख करके समझने का प्रयास करें। आप लोगों की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान की सारी अनुसूचियां जरूर काम आएगी। बच्चों अगर आप लोगों को हमारा चैनल, हमारी क्लास पसंद आए हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के कमेंट और लाइक को देख करके मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा, जिससे मैं आप लोगों को और आगे नेक्स्ट अच्छी से ऐसी वीडियो देता रहूं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।